हेलो नमस्कार साथियों, स्टडी 91 में मैं नीरज मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे मुद्रा एवं बैंकिंग पर आपके क्रैश कोर्स के अंतर्गत, और आज हम लोग मुद्रा एवं बैंकिंग से संबंधित तीसरा लेक्चर्स आपके बीच में लेकर के उपलब्ध हुए हैं। उसके पहले हम लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से इस टॉपिक को पढ़ने का प्रयास किया था। हम लोगों ने देखने का प्रयास किया था कि बैंक क्या होते हैं, बैंक कितने प्रकार से काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, बैंकों में लायबिलिटी यानी देयता क्या होती है, क्या बैंकों में देयता क्या होती है, और बैंकों के अंतर्गत हमने आपको यह बताने का प्रयास किया था लायबिलिटी के साथ साथ बैंकों की एसेट्स क्या होती हैं, परिसंपत्ति क्या होती हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने यह देखने का प्रयास किया था आरबीआई से संबंधित बहुत सारी चीज़ें आपको बताया था कि आरबीआई की स्थापना कब हुई, आरबीआई का प्रथम गवर्नर कौन है, आरबीआई का वर्तमान गवर्नर कौन है, सबसे लंबा कार्यकाल किस गवर्नर का रहा, सबसे छोटा कार्यकाल किस गवर्नर का रहा, और राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई का गवर्नर कौन था। ये सब सारी बातें बहुत ही शानदार तरीके से पिछले 2 लेक्चर्स के माध्यम से हमने आपको बताने का प्रयास किया। फिर हम लोगों ने आप पर एक चीज़ और डिस्कस किया था कि जो भारत में मुद्रा जारी किया जाता है वह कौन कौन जारी करता है। तो आपने ये देखने का प्रयास किया था कि 2 रुपए से ऊपर के 2 रुपए से लेकर उसके ऊपर जितनी भी करेंसी होती है वह कौन जारी करता है, तो वह जारी करता है आरबीआई। और 1 रुपए की करेंसी और सभी सिक्के जारी करने का काम किसका होता है, भारत सरकार का होता है। 1 रुपए की नोट पर जो या 1 रुपए की करेंसी पर जो हस्ताक्षर होता है वह वित्त सचिव का होता है। उसके ऊपर 2 रुपए से लेकर वर्तमान समय में 2000 रुपए की जितनी भी करेंसीज होती हैं उस पर जो हस्ताक्षर होता है वह आरबीआई के गवर्नर का होता है। और इसके बाद हम लोगों ने देखने का प्रयास किया था कि नोटों का रंग कैसा होता है, जो करेंसी है चाहे आपकी 2000 हो, 500 है, 50 हो, 20 हो, 10 हो, 200 हो, तो उस पर करेंसी का साइज क्या है, किस रंग की है और उस पर किसका चित्र अंकित है। यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में आजकल अक्सर पूछे जाते हैं। तो उन सबसे संबंधित प्रश्नों को भी हम लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से आपको बताने का प्रयास किया। तो चलिए अब हम लोग इस सेशन में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि हम लोग अब क्या सीखने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों हमने आपको मौद्रिक नीति के बारे में भी बताने का प्रयास किया था कि मौद्रिक नीति जो होती है, मुद्रा को चलन कैसे करना है, मुद्रा के प्रवाह की नीति। देखिए लिखा है मौद्रिक नीति कितने प्रकार की होती है। मैंने आपको मौद्रिक नीति का डिफिनेशन बताया था, लेकिन थोड़ा सा एक बार यहां पर फिर समझ लेते हैं। मुद्रा के प्रवाह की नीति को मौद्रिक नीति कहा जाता है। किसको कहा जाता है, मुद्रा के प्रवाह के लिए। अच्छा, मुद्रा का प्रवाह क्या होता है, आपको याद हो तो सेकंड लेक्चर्स में मैंने जाते जाते बहुत ही शानदार बातें आपको बताई थी कि मुद्रा का प्रवाह का मतलब होता है कि हमारे पास जितनी मुद्रा है, हमारी अर्थव्यवस्था में जितनी मुद्रा है उसी को मुद्रा का प्रवाह कहा जाता है। अब मुद्रा के प्रवाह के लिए बनाई जाने वाली नीति का मतलब है कि मुद्रा बढ़ाई जाएगी, घटाई जाएगी, कैसे क्या किया जाएगा, उसके लिए जो नियम कानून होता है उसी को मौद्रिक नीति कहा जाता है। तो लिख सकते हैं मुद्रा के प्रवाह हेतु मुद्रा के प्रवाह हेतु बनाई जाने वाली 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 नीति को मुद्रा के प्रवाह हेतु बनाई जाने वाली नीति को मौद्रिक नीति कहा जाता है। मुद्रा के प्रवाह हेतु बनाई जाने वाली नीति को मौद्रिक नीति कहा जाता है। अब देखिए मौद्रिक नीति का निर्माण कौन करता है। मौद्रिक नीति का निर्माण मौद्रिक नीति समिति MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा किया जाता है। मौद्रिक नीति समिति का निर्माण
मौद्रिक नीति समिति। मौद्रिक नीति समिति मतलब MPC, मौद्रिक नीति समिति का निर्माण, मौद्रिक नीति समिति का निर्माण, मौद्रिक नीति समिति का निर्माण, मौद्रिक नीति समिति, सॉरी अच्छा मैंने यही लिख दिया ना, कोई बात नहीं। मौद्रिक नीति समिति द्वारा मौद्रिक नीति का निर्माण किया जाता है। मौद्रिक नीति का निर्माण किया जाता है। मौद्रिक नीति समिति द्वारा मौद्रिक नीति का निर्माण किया जाता है। ठीक, तो मौद्रिक नीति का निर्माण कौन करता है दोस्तों? तो आपने यहां पर देखने का प्रयास किया कि मौद्रिक नीति का निर्माण मौद्रिक नीति समिति द्वारा किया जाता है। कौन करता है? मौद्रिक नीति समिति जो है वह मौद्रिक नीति का निर्माण करती है। सारी बातें समझिएगा, उसका जवाब दे रहा हूं, उसी पर सब बता रहा हूं। अब देखिए दोस्तों, MPC लिख सकते हैं इसको शॉर्टकट में, मौद्रिक नीति समिति को। मौद्रिक नीति समिति को क्या लिख सकते हैं? MPC लिख सकते हैं, MPC। अब MPC में कुल कितने सदस्य होते हैं? अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया कि मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो दोस्तों इसमें 6 सदस्य होते हैं, जिसमें से 3 सदस्य जो होते हैं वह RBI द्वारा होते हैं, RBI द्वारा। और जो 3 सदस्य होते हैं वो आप समझ गए होंगे किसके द्वारा होते हैं। 3 सदस्य भारत सरकार द्वारा होते हैं, भारत सरकार द्वारा। 3 सदस्य RBI द्वारा होते हैं और 3 सदस्य भारत सरकार द्वारा होते हैं। समझ में आया? 3 सदस्य RBI और 3 सदस्य भारत सरकार। अच्छा, इसमें एक चीज और है, कोई भी निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता है। किसमें? इसमें कोई भी निर्णय किस आधार पर लिया जाता है? तो कोई भी निर्णय इसमें बहुमत के आधार पर लिया जाता है। अब देखिएगा, बहुमत के आधार पर कोई भी निर्णय आपसे लिया जाएगा। अच्छा, अगर बहुमत के आधार पर लिया जाएगा तो आपने एक चीज देखना होगा कि यहां पर संख्या तो 6 है, तो मान लीजिए अगर बहुमत नहीं बनता है तब क्या होगा? बहुमत नहीं बनता है तब क्या होगा? तो भैया बराबर की स्थिति होने पर RBI के गवर्नर को अंतिम निर्णय देने का अधिकार है। बराबर की स्थिति होने पर, बराबर की स्थिति होने पर गवर्नर का निर्णय अंतिम होता है। गवर्नर का निर्णय अंतिम होता है, अंतिम होता है। गवर्नर का निर्णय अंतिम कब होगा? बराबर की स्थिति होने पर गवर्नर का निर्णय एक अंतिम निर्णय होगा। अच्छा भैया, गवर्नर का निर्णय क्या होगा? अंतिम निर्णय होगा। कोई दिक्कत समझ में आया? नहीं आया? किसके अंतर्गत? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंतर्गत। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा सर, अब क्या है कि यह 2 प्रकार की नीतियां बनाता है। मौद्रिक नीति कितने प्रकार की होती है? यह 2 प्रकार की नीतियां बनाता है। कौन कौन सी? सस्ती मौद्रिक नीति, चीप मॉनेटरी पॉलिसी, सस्ती मौद्रिक नीति। अब आपका प्रश्न आया, चीप मॉनेटरी पॉलिसी एंड महंगी मौद्रिक नीति, डियर मॉनेटरी पॉलिसी। महंगी मौद्रिक नीति
मतलब डियर मॉनेटरी पॉलिसी, चीप मॉनेटरी पॉलिसी एंड डियर मॉनेटरी पॉलिसी। अच्छा, सस्ती मतलब सस्ता, सस्ती मतलब सस्ता, सस्ता का मतलब ब्याज दरों को सस्ता करना, सस्ता मतलब ब्याज दरों को सस्ता करना। अच्छा, ब्याज दरों के सस्ता करने से क्या मतलब होता है दोस्तों? ब्याज दरों के सस्ता करने से हम आपके पास तरलता बढ़ जाएगी, हम लोग लोन वगैरह ज्यादा ले लेंगे, ब्याज सस्ता हो जाएगा। मतलब सस्ती मौद्रिक, अभी इसको डिफाइन कर रहा हूं, थोड़ा सा इसको हिंट के तौर पर यहां लिख देता हूं, फिर नेक्स्ट स्लाइड में बात करूंगा। सस्ती मौद्रिक नीति के अंतर्गत अगर सस्ती मौद्रिक नीति है तो तरलता बढ़ जाती है, और महंगी मौद्रिक नीति है तो तरलता कम हो जाती है। मत कहना भैया कि तरलता क्या होती है, क्योंकि लिक्विडिटी, तरलता को इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विड से, समझ में आ रहा है ना, तो तरलता को बोलते हैं लिक्विडिटी, और इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि लिक्विडिटी मतलब होता है जो हमारे पास मुद्रा हो, जो हमारे पास पैसा हो, वही हमारी क्या है? लिक्विडिटी है, वही हमारी तरलता है। समझ पाए? वही हमारी लिक्विडिटी है, वही हमारी तरलता है। अब देखिएगा, अब यहां से चीजें आपको क्या मिलने वाली हैं। अब आपको एक चीज बड़ा शानदार यहां पे मिलेगा कि सस्ते मौद्रिक नीति किसको कहते हैं, महंगी मौद्रिक नीति किसको कहते हैं। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में इसको हम लोग देख लेते हैं। सस्ती मौद्रिक नीति, सस्ती मौद्रिक नीति, चीप, चीप मतलब सस्ता, चीप मतलब मुख्य, तो सस्ती मौद्रिक नीति, चीप मॉनेटरी पॉलिसी। सस्ती मौद्रिक नीति का मतलब होता है चीप मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए, अब मॉनेटरी पॉलिसी, इसमें देखिए बहुत प्यार से समझिएगा दोस्तों, तभी समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब आपने जाना है कि मुद्रा के प्रवाह की नीति है। अभी एक समझ में आ गया कि मुद्रा के प्रवाह की नीति है, तो मुद्रा के प्रवाह की नीति अगर सस्ती हो जाती है तो उसका क्या मतलब है भाई? मुद्रा के प्रवाह की नीति अगर सस्ती हो जाती है तो उसका मतलब क्या है? अच्छा सर, तो मुद्रा के प्रवाह की नीति अगर सस्ती हो रही है, सस्ती होने का मतलब ब्याज दरों को कम करना। अगर आरबीआई अपने नीतिगत ब्याज दरों में गिरावट करती है, अच्छा नीतिगत ब्याज दर क्या है? जैसे रेपो रेट, अभी क्या है सब बताऊंगा, इसके बाद में स्लाइड होगी। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएसआर, सॉरी सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक ऋण, तमाम सारी चीजें होती है। नीतिगत ब्याज दर मतलब ब्याज दर। अच्छा, ये भी रेपो रेट, ये सबको हटाओ, हम लोग इसको बाद में देखेंगे। ब्याज दर, अगर आरबीआई अपने नीतिगत ब्याज दरों को सस्ता करता है तो उसको सस्ती मौद्रिक नीति कहा जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था में, तरलता में, या मुद्रा के प्रवाह में, या मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होती है। कैसे होती है भाई? अगर आपको सस्ता ऋण मिलेगा तो आप ज्यादा ऋण लेंगे, पक्का, एक कंडीशन। दूसरा, अगर आपको पैसा जमा करने पर बैंक में ब्याज कम मिला तो बैंक में पैसा नहीं जमा करेंगे। आपने ऋण भी ज्यादा ले ली और आपने बैंक में पैसा भी नहीं दिया, आपके पास पैसे ज्यादा, मतलब आपकी तरलता ज्यादा। समझ में आया? पॉइंट्स को पकड़ने का प्रयास करना। सस्ती मौद्रिक नीति मतलब चीप मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब लिखिएगा आरबीआई इसके अंतर्गत आरबीआई इसके अंतर्गत आरबीआई इसके अंतर्गत नीतिगत ब्याज दरों में, आरबीआई इसके अंतर्गत नीतिगत ब्याज दरों में कमी करती है या कमी करता है। आरबीआई इसके अंतर्गत नीतिगत ब्याज दरों में, नीतिगत ब्याज
दरों में आरबीआई इसके अंतर्गत नीतिगत ब्याज दरों में कमी करता है। आरबीआई इसके अंतर्गत नीतिगत ब्याज दरों में कमी करता है, जिससे अर्थव्यवस्था में तरलता में वृद्धि होती है। जिससे अर्थव्यवस्था में तरलता में वृद्धि होती है। अर्थव्यवस्था में तरलता में वृद्धि, तरलता का मतलब समझते हैं ना, हमारे पास जो पैसा है, तरलता में वृद्धि होती है, जिसे सस्ती मौद्रिक नीति कहा जाता है। जिसे सस्ती मौद्रिक नीति कहा जाता है। जिसे सस्ती मौद्रिक नीति कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है भैया? इन्हें सस्ती मौद्रिक नीति कहा जाता है। अब समझ में आया? अब देखिएगा अब यहां से क्या आपको मिलने वाला है। अब हम बात करेंगे महंगी मौद्रिक नीति किसे कहते हैं। किसको कहते हैं? महंगी मौद्रिक नीति। मैं क्या लिख रहा हूं? महंगी मौद्रिक नीति महंगी मौद्रिक नीति डियर मॉनेटरी पॉलिसी। महंगी मौद्रिक नीति मतलब डियर मॉनेटरी पॉलिसी। अब ये क्या है भाई? डियर मॉनेटरी पॉलिसी। यहां लिखेगा आरबीआई इसके अंतर्गत नीतिगत ब्याज दरों में वृद्धि कर देता है, जिससे अर्थव्यवस्था में तरलता में कमी हो जाती है। अच्छा, अगर आरबीआई ब्याज दरों को बढ़ा देगा तो बैंक भी बढ़ा देंगे। बैंक, आप बताओ, जैसे ही बैंक अपने नीतिगत ब्याज दरों को बढ़ा देंगे, क्या बैंक अपने नीतिगत ब्याज दरों को बढ़ा देंगे तो आप ज्यादा पैसा लेंगे लोन या कम लेंगे? कम लेंगे ना। आप कम लेंगे और एक तरफ ब्याज मतलब जमा वाला ब्याज भी बढ़ा है। अगर जमा वाला भी ब्याज बढ़ा है तो आपको ब्याज भी ज्यादा मिलेगा, तो जो घर में था वो भी जमा कर दिए तो आपके पास तरलता कम हो गई, पैसे कम हो गए कि नहीं? हाँ, कम हो गए। तो लिख लीजिएगा। तो आरबीआई इसके अंतर्गत नीतिगत ब्याज दरों में वृद्धि करता है। आरबीआई इसके अंतर्गत नीतिगत ब्याज दरों में वृद्धि करता है। नीतिगत ब्याज दरों में नीतिगत ब्याज दरों में क्या करता है? वृद्धि करता है। नीतिगत ब्याज दरों में वृद्धि करता है, जिससे अर्थव्यवस्था में तरलता में कमी होती है। जिससे अर्थव्यवस्था
में जिससे अर्थव्यवस्था में तरलता में कमी होती है, जिससे अर्थव्यवस्था में तरलता में कमी होती है, जिसे महंगी मौद्रिक नीति कहा जाता है, जिसे महंगी मौद्रिक नीति कहा जाता है, जिसे महंगी मौद्रिक नीति कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं? महंगी मौद्रिक नीति कहा जाता है। अब समझ में आया मौद्रिक नीति क्या होती है, मौद्रिक नीति कितने प्रकार की होती है, मौद्रिक नीति कौन बनाता है, मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। समझ में आया नहीं आया? देखिए दोस्तों, जब आप बहुत अच्छी तरीके से, बहुत परफेक्ट तरीके से चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे तो आपको एक एक चीज समझ में आएगी। ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। आपको एक एक चीज समझ में आएगी। आप एकदम शानदार तरीके से, लाजवाब तरीके से चीजों को देखते रहिए। आपका दायित्व है पढ़ना और आपको लेना है सिलेक्शन। तो अगर आपको दायित्व है पढ़ना, आपको लेना है सिलेक्शन, तो आप बहुत ही शानदार तरीके से, अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन करेगा, ठीक है। तो चलिए अब देखिएगा आपका अगला प्रश्न क्या कहता है। मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण कौन कौन से हैं? अब देखिएगा यहां से चीजें आपको समझनी होगी। आपने भी देखा कि मौद्रिक नीति के माध्यम से तरलता को घटाया बढ़ाया जाता है। मौद्रिक नीति के माध्यम से तरलता को घटाया बढ़ाया जा रहा है। अगर मौद्रिक नीति के माध्यम से तरलता को घटाया और बढ़ाया जा रहा है तो दोस्तों कैसे? ऐसे थोड़ी नहीं कि लो भैया तरलता बढ़ जाए, लो भैया तरलता घट जाए, तो तरलता आपकी बढ़ गई या तरलता घट गई, ऐसे तो होगा नहीं। ऐसे तो चीजें शूट नहीं करती हैं। तो फिर कैसे करती हैं सर? हाँ, इसके लिए एक तरीका है। इसके लिए एक तरीका है। क्या तरीका है? तो इसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है। इसके कुछ औजार, हथियार या उपकरण होते होंगे। क्या होंगे? इसके लिए कुछ औजार, हथियार उपकरण होंगे। अब अच्छा, औजार, हथियार, उपकरण होंगे तो कौन कौन से उपकरण होंगे? तो चलिए थोड़ा सा आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। इसीलिए कहा गया है मात्रात्मक उपकरण। ऐसे वह कौन से उपकरण हैं जिसके माध्यम से मौद्रिक नीति के उपकरण, ये पूछा था प्रश्न आपका, डिलीट हो गया दोस्तों, माफ कीजिएगा। मौद्रिक नीति के उपकरण नहीं, मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण। मौद्रिक नीति समिति के मात्रात्मक उपकरण कौन से हैं? मौद्रिक नीति समिति, मौद्रिक नीति समिति के मात्रात्मक उपकरण कौन से हैं? मौद्रिक नीति समिति के मात्रात्मक उपकरण दोस्तों, मौद्रिक नीति समिति के कुल 6 मात्रात्मक उपकरण होते हैं। कितने मात्रात्मक उपकरण होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से हैं? यही आपसे पूछा था और ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम में भी कि निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक नीति समिति के अंतर्गत आता है या निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक नीति समिति के अंतर्गत नहीं आता है। यह मात्र ऐसे 6 ही उपकरण हैं जो मौद्रिक नीति समिति के अंतर्गत आते हैं। क्या? मौद्रिक नीति समिति के अंतर्गत आते हैं।
कौन कौन से ऐसे उपकरण है भैया? तो एक नंबर एक होगा रेपो रेट। ये क्या होता है इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, इसको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। रेपो रेट, हिंदी में भी बोलते हैं इसको रेपो दर, या रेट भी लिख सकते हैं, इतना तो आप जानते ही हैं बाबू, रेपो दर। फिर एक होगा रिवर्स रेपो दर, इसको बोला जाता है रिवर्स रेपो दर, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट का मतलब हिंदी आने का मतलब ऐसा मत करना उल्टा रेपो रेट, नहीं नहीं नहीं, इसको हिंदी में भी यही लिखते हैं रिवर्स रेपो दर। एक एक चीज को बहुत बारीकियों से हम लोग सीखेंगे, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। रिवर्स रेपो दर, रिवर्स रेपो दर। फिर आपका आएगा बैंक दर, सॉरी बैंक रेट, बैंक रेट। बैंक रेट का मतलब होता है बैंक दर। ये सब हैं नीतिगत परिवर्तन। नीतिगत दर जो आप लोग पढ़े थे ना, वही इसीलिए मैंने उसको दूसरा स्लाइड ही रख दिया था कि ताकि आप समझ जाएं कि नीतिगत दरों में या नीतिगत परिवर्तन होता क्या है। क्या नीतिगत परिवर्तन होता क्या है? फिर होता है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो का मतलब होता है CRR। क्या? CRR, जिसको बोलते हैं नगद आरक्षित अनुपात। नगद आरक्षित अनुपात। CRR का मतलब होता है नगद आरक्षित अनुपात। फिर होता है आपका एक आता है SLR, मतलब स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो। क्या? स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो, मतलब SLR। इसको बोलते हैं सांविधिक तरलता अनुपात। इसके बारे में एक एक के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे भैया। सांविधिक तरलता सांविधिक तरलता अनुपात। स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो यानी सांविधिक तरलता अनुपात मीन्स SLR। फिर उसके बाद ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? इसको शॉर्टकट में भी कहा जाता है। इसको शॉर्टकट शब्द में क्या बोलते हैं भाई? OMO। इसकी हिंदी होती है खुले बाजार की संक्रियाएं। इसकी हिंदी क्या होती है? खुले बाजार की संक्रियाएं। चलिए देख लेते हैं खुले बाजार की संक्रियाएं होती क्या है। क्या होती हैं खुले बाजार की संक्रियाएं? खुले बाजार की संक्रियाएं। आज से हम लोग इसी पर पहले पढ़ेंगे इसको। खुले बाजार की संक्रियाएं
दोस्तों ये मात्रात्मक उपकरण आपके 6 होते हैं जो अर्थव्यवस्था में पूरे चेंजेस लाने का काम इन्हीं का है। अर्थव्यवस्था में जितने भी परिवर्तन होते हैं, जो भी चीजें घटती हैं, घटनाएं, जो भी मुद्रा का ऊपर नीचे होता है, सारा प्रोसेस इसी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए आज हम लोग अब शुरू करेंगे। सबसे पहले रेपो रेट को पढ़ना, बहुत एकदम सामान्य तरीके से। चलिए आज बात करेंगे रेपो रेट पर। किस पर बात करेंगे? रेपो रेट पर बात करेंगे। रेपो रेट रेपो रेट आखिर है क्या? अब ध्यान दीजिए दोस्तों, एक एक बात को समझिएगा। आए दिन पेपर में, न्यूज़पेपर में, आपने बहुत से विद्यार्थी इसमें से ऐसे होंगे आप सब कि जो इसको जानते होंगे, मेरे से कहीं पढ़ा होगा, किसी और से कहीं पढ़ा होगा, ऑफलाइन कहीं पढ़ा होगा, कहीं भी पढ़ा होगा। लेकिन क्रैश कोर्स है, इसमें बहुत ही चीजें एकदम डाउट आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपका भी एग्जाम है। अब आपका एग्जाम है, तो रेपो रेट का मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, इसमें एक शब्द है रेपो और दूसरा शब्द है रेट। रेट का मतलब होता है दर, दर का मतलब होता है ब्याज। जाहिर सी बात है, यह कोई ना कोई ब्याज तो है। अब यह किसका लेन देन होता है, कैसे होता है, यही हमको समझना है। क्या होता है तो बताइए, मैं बताऊंगा, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। देखो, रेपो दर या रेपो रेट वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकाल के लिए ऋण देता है, थोड़े समय के लिए। मतलब यह एक प्रकार की दर है जिस पर आरबीआई क्या करता है, बैंकों को ऋण देता है। यह एक प्रकार की दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को ऋण देता है। समझ में आया? यह एक प्रकार की दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को ऋण देता है। अब देखिएगा, तो इसको डिफाइन कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग इसके बारे में बहुत ही विस्तार से समझेंगे, एक एक शब्द उसमें से निकालेंगे। वह दर जिस पर आरबीआई वह दर जिस पर आरबीआई वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकाल के लिए ऋण देता है, कम समय के लिए ऋण देता है, अल्पकाल के लिए
ऋण देता है उसे रेपो रेट कहा जाता है। उसे रेपो रेट कहा जाता है। समझ में आया? मतलब वह दर जिस पर आरबीआई अनुसूचित एवं वाणिज्यिक बैंकों को या वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकाल के लिए ऋण देता है उसको रेपो रेट कहा जाता है। मतलब यहां ऋण देता कौन है? यहां ऋण देता कौन है? आरबीआई देती है। आरबीआई क्या करती है? ऋण देता है। आरबीआई ऋण देता है। आरबीआई ऋण देता है। किसको देता है दोस्तों? तो वह देता है कॉमर्शियल बैंक्स को, और जिस दर पर देता है उसी को रेपो रेट कहा जाता है, रेपो दर कहा जाता है। यहां तक क्लियर हुआ? समझ में आया? तो सर इसके मतलब कि डिफिनीशन पूछेगा मेरे से ना, आपसे डिफिनीशन नहीं पूछेगा, आपसे यहां पूछेगा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब अनुप्रयोग, रिजल्ट क्या होता है, रेपो के बढ़ने से क्या परिवर्तन होता है और रेपो रेट के घटने से क्या परिवर्तन होता है पूरी की पूरी इकोनॉमी में। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है और यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पूछा जाता है कि मुद्रास्फीति को कैसे नियंत्रित करते हैं, मुद्रा अवस्फीति को कैसे नियंत्रित करते हैं। तो ये सारी बातें आपको आज की इस क्लास के माध्यम से पता चलेंगी रेपो का, और अगली चीजें अगली क्लासेस में होंगी, समय रहेगा तो आज ही होंगी। तो आरबीआई क्या करता है? ऋण देता है, ब्याज लेता है। आप एक थोड़ा सा हिंट बताओ मुझे, एक छोटी सी कहानी आपको बता रहा हूं, अगर एक कहानी समझ जाएंगे तो पूरी की पूरी क्लास आपको आज की समझ में आ जाएगी। यहां एक कहानी सीख लो, ये इकोनॉमिक्स है दोस्तों, ऐसे हवा में नहीं सीखी जा सकती। मान लो आपके गांव में एक साहूकार है, थोड़ा आपको और हिंट दे देता हूं। बैंकों का साहूकार कौन है? आरबीआई है। ये आप हैं, आपको 5,000 रुपए की जरूरत है और आपको पता है कि यार हमारे गांव का साहूकार है जो 5% ब्याज पर पैसा देता है। ठीक, आप इसके पास गए, कहा चाचा जी मुझे पैसे चाहिए। कहा ठीक है पैसे ले लो, लेकिन मैं अब तुमको 5 नहीं 6% ब्याज पर पैसे देने वाला हूं। कितना लूंगा ब्याज? 6% लूंगा, 5% नहीं लूंगा। अब बताइए ब्याज क्या करूंगा? 5% नहीं लूंगा, कितना लूंगा? 6% लूंगा। ठीक है, तो देखिए अब क्या है कि अगर आप 5% ब्याज पर, आपको पहले पता था कि पैसा मिलना है, अब 6% कह दिया अंकल जी ने कि भैया मैं आपसे कितना लूंगा? 6% ब्याज लूंगा।
तो आप ये बताइए, आपने सोच कर गया था कि मैं जा रहा हूं 5% ब्याज पर पैसे लेकर के आऊंगा, और आपके गांव के साहूकार ने कह दिया कि लो भैया आप 6% हम आपसे लेंगे। यहां आप लोग, कुछ लोग जो एक्स्ट्रा सोचने वाले हो, कहेंगे सर हमारी मजबूरी ही है, हमको कितना भी महंगा पैसा क्यों न मिले हम लेंगे जरूर। लेकिन यह इकोनॉमिक्स नहीं मानता है। इकोनॉमिक्स का मानना है कि सीमित संसाधनों का कुशलतम प्रयोग करके अपना विकास आपको करना है। इकोनॉमिक्स कहीं नहीं कहता कि अगर आपको ज्यादा से ज्यादा महंगे ब्याज पर पैसा मिल रहा है तब भी आप पैसा लो। इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट आपको यहां सिखाने के लिए मैं एक गोला बनाया था कि जैसे ही ब्याज दर बढ़ते हैं लोन लेने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। क्या? ब्याज दर के बढ़ने से लोन लेने की प्रवृत्ति कम हो जाती है, और ब्याज दर के घटने से लोन लेने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। ये दो कॉन्सेप्ट आप अगर माइंड में अगर आपने बिठा लिया तो पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स में, बैंकिंग व्यवस्था में, चाहे रेपो रेट हो, चाहे रिवर्स रेपो रेट हो, चाहे सीआरआर हो, एसएलआर हो, ओएमएम हो, सब कुछ आपको मैं सिखा दूंगा। एक एक सीधा सीधा कॉन्सेप्ट वहां नहीं, यहां देख लेना कि अगर ब्याज दर ज्यादा हो जाता है, ब्याज दर के ज्यादा होने पर जो लोन लिया जाता है, लोन लेने की क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कोई मजबूरी नहीं, कोई मजबूरी इकोनॉमिक्स स्वीकार नहीं करता। मैंने आपको बताया ना, इकोनॉमिक्स तो यहां तक भी मानता है कि अगर आप अपने पिताजी से पैसे ले रहे हैं तो भी ब्याज पर लिया होगा। इकोनॉमिक्स फ्री की चीज तो कभी सोचता ही नहीं, ब्याज जरूर है उसमें, कोई एहसान नहीं। और इसका जस्ट उल्टा, अगर कहीं आपको ब्याज सस्ता मिल जाए, अगर ब्याज सस्ता मिल रहा है तो आप क्या करते हैं? ऋण ज्यादा ले लेते हैं। यही कॉन्सेप्ट आपका हमेशा चलता है, हमेशा चलता है। जैसे आप बैंक में पैसा जमा करने जाते हैं ना, अगर मान लीजिए जमा ब्याज दर बढ़ गया, जैसे ही जमा ब्याज दर बढ़ा तो इकोनॉमिक्स मान लेता है कि भाई मैं इंटरेस्ट बढ़ा रहा हूं, बैंक मान लेती कि मैं इंटरेस्ट बढ़ा रहा हूं जमा ब्याज का, इसका मतलब है कि अब बैंक में पैसे ज्यादा जमा होंगे। ये मत कह दो कि मैं एकदम पूरा गार्ड के रखा हूं अपने घर में ही रखूंगा, ये काम नहीं चलता। इकोनॉमिक का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है कि ब्याज के बढ़ने से जमा बढ़ जाता है और ब्याज के घटने से जमा घट जाता है। जैसे ही ब्याज कम कर देगी बैंक, आप सोचेंगे यार बैंक में 2% मिल रहा है, इससे अच्छा गांव में बांट देते हैं ना 4% पर। लेकिन गांव में क्या, वही बात आ जाती है, मिले ना मिले लड़ाई झगड़ा ऊपर से होगा। तो ये सारी समस्याएं आपको झेलनी पड़ेंगी। समझ में आया? तो ये सिस्टम आपका रहा किसका? रेपो रेट। फिर से कहानी सुन लो, वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को क्या करता है? ऋण देता है, उसको रेपो रेट कहा जाता है। ये सारी कहानी समझाने का मतलब मेरा यही था कि रेपो रेट के बढ़ने से बैंक आरबीआई से कम ऋण लेते हैं और रेपो रेट के ज्यादा होने से कम होने से बैंक ज्यादा ऋण लेंगे। जैसे ही रेपो रेट बढ़ गया, बैंक कहेंगे भैया लो ज्यादा ऋण, अब ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा, अब हम नहीं लेते हैं, क्योंकि इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है। अब बैंक नहीं कहने लगेंगे कि इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। और अगर सस्ता मिलेगा तो सब एप्लीकेशन डाल देंगे, लो भैया 5,000 करोड़ हमको भी दे दो। स्टेट बैंक कहेगा लो भैया 1,000 करोड़ हमको भी दे दो। आरबीआई देगा भी, क्यों? क्योंकि वह तरलता बढ़ाना चाहता है ना, लिक्विडिटी को ज्यादा क्या करना चाहता है? बढ़ाना चाहता है, फ्लो ऑफ मनी को बढ़ाना चाहता है, मनी सप्लाई को बढ़ाना चाहता है। तो ये सब सारी कहानी मैं आपको समझा चुका हूं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे बाद में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।